हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी नंबर 1 फॉर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जो अभी तक हमने 2 वीडियोस में कवर किया है, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है एलरेड-रोशो स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज। ये आया है आपका CSIR दिसंबर 17 में ये क्वेश्चन। ठीक है। एलरेड-रोशो का स्केल हमने याद किया था वैल्यू कि वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए थी वैल्यू 0.744 प्लस में 3540 जेड इफेक्टिव डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। ये वैल्यू थी एलरेड-रोशो स्केल की, पढ़ा भी था कल। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। तो पहला स्टेटमेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये सही है क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। सेकंड स्टेटमेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट रेडियस। ये एक गलत स्टेटमेंट है। थर्ड है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोवेलेंट रेडियस। ये ठीक है क्योंकि वो क्या था, जेड इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज द कोवेलेंट रेडियाई। तो ये मेरा ठीक स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये गलत है। तो आंसर आ जाएगा आपका 1 एंड 3rd। सो बी विल बी द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन था द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजेनिक एटम विद न्यूक्लियर चार्ज वेरीज विद। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजेनिक एटम। हाइड्रोजेनिक एटम आप समझते हैं जो हाइड्रोजन लाइक एटम हो गए, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हम बोल सकते हैं। तो वहाँ पे एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, -13.6 जेड स्क्वेयर बटे एन स्क्वेयर। ठीक है। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज के जेड के स्क्वेयर के। तो आंसर आ जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन क्या था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजेनिक एटम विद न्यूक्लियर चार्ज। एनर्जी कैसे वेरी करती है न्यूक्लियर चार्ज के साथ, न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जेड स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम ये हमने किया भी था क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो डीपीपी जब हम वीडियो डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन था कि आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू दे दिया 1.7 और आपने पहली फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, 13.6 जेड इफेक्टिव स्क्वायर बटे एन का स्क्वायर। ठीक है। तो हीलियम एटम के लिए 1:2 एन की वैल्यू हो जाएगी 1 और जेड इफेक्टिव की जगह आप रखिएगा 1.7। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, आंसर आपका आएगा 39.3। ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखना आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। फोर्थ क्वेश्चन है आईआईटी गेट में आया था, पॉली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल किस पे बेस्ड था, पढ़ी थी हमने लाइन, बेस्ड अपॉन द थर्मोकेमिकल डाटा। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने थे। ये क्वेश्चन हमने किया था वीडियो में, क्या था वहाँ पे कि Fe वाटर 5NO, और हमने पढ़ा था कि Fe के साथ NO जब भी होगा किस में होगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x वाटर पे तो 0 हो गया, +1 इज इक्वल टू +2, तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा, तो Fe किस में है, +1 में, तो 3d6 4s2, 2 में से गया 1, तो d में आ गया 7, d में 7 जब आप फिल करेंगे तो आपके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बचेंगे। तो आंसर इज बी। उसके बाद है एज ए लीगेंड क्लोराइड Cl नेगेटिव किस तरह का है, सिग्मा Cl नेगेटिव किस तरह का लीगेंड है ये बताना है आपने। तो किस तरह का है, सिग्मा डोनर है। सिग्मा डोनर के लिए क्या क्या कंडीशन थी कि उसके पास सिर्फ एक लोन पेयर होना चाहिए, तो सिग्मा डोनर नहीं कह सकते, ओनली पाई डोनर भी नहीं कह सकते, तो सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर कह सकते हैं क्योंकि इसके पास कितनी है, 3 लोन पेयर हैं। तो 3 लोन पेयर के हिसाब से ये क्या है, इज अ गुड पाई डोनर। पाई डोनर अच्छा होगा लेकिन थोड़ा वीक सिग्मा डोनर भी होगा, तो इसमें दोनों करेक्टरिस्टिक्स होंगे। जो डी ऑप्शन है दैट इज सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, ये पूरी तरह से गलत है, पाई एक्सेप्टर नहीं है, ये पाई डोनर है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा सी कि सिग्मा डोनर भी है और पाई डोनर भी है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है अमंग, ये आपके इतने सारे लीगेंड है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, गुड पाई एक्सेप्टर। पाई एक्सेप्टर लीगेंड फाइंड आउट करने हैं। कल हमने पढ़ा था कौन कौन से लीगेंड पाई एक्सेप्टर हैं, Cn नेगेटिव, CO, R3AS, R2S, R3P, H2O2, N2, ये सारे क्या थे हमारे पास, ये सारे पाई एक्सेप्टर थे। पाई एक्सेप्टर मीन्स सॉफ्ट बेसिस, या फिर हम इनको कह सकते हैं पाई एसिड लीगेंड।
ठीक है, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास सी, जहाँ पे साइनाइड है, ASME3 है और थायोसाइनेट है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सी। 8th क्वेश्चन है आपके पास, फॉर ए हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्बिटल हैव द लोएस्ट एनर्जी। हाइड्रोजन एटम मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, -13.6 Z²/n का स्क्वायर। तो n की वैल्यू सेम है, अगर n की वैल्यू सेम है, n क्या है 4 तो n की वैल्यू सेम, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी भी क्या हो जाएगी, सबकी सेम आ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द वो हैव इक्वल एनर्जी और सेम एनर्जी। ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था हमने वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द लिगेंड दैट स्टेबलाइज द लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टंगस्टन। क्या है आपके पास, टंगस्टन मेटल है, और ये बोल रहा है कौन सा लिगेंड है जो टंगस्टन मेटल की लो ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा। तो आपने याद रखना है, जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी उस तरह के कंपाउंड में जो मेरे पाई एसिड लिगेंड होंगे, पाई एसिड लिगेंड जो मेरे सॉफ्ट बेस हैं, पाई एक्सेप्टर कह सकते हैं आप, वो लिगेंड बहुत अच्छे से लो ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे अगर वाटर देखें तो वो अच्छा पाई एक्सेप्टर या सॉफ्ट बेस नहीं है, अमोनिया नहीं है, फ्लोराइड नहीं है, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास सी, दैट इज कार्बोनिल। कार्बोनिल क्या है, एक अच्छा पाई एसिड लिगेंड है, तो ये मेरे इजीली बैलेंस करेगा लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टंगस्टन मेटल। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास 10, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ मोहर साल्ट। मोहर सोल्ट का पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोहर सोल्ट का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है NH4 ट्वाइस FeSO4 ट्वाइस डॉट 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये मेरा मोहर सोल्ट है। तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ तो NH4 पॉजिटिव के कितने आयन मिलेंगे, 2 आयन, SO4 2 नेगेटिव के भी 2 आयन मिलेंगे, और एक आयन मुझे मिलेगा Fe का। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितने आयन हो जाएंगे, अगर आप देखें एक आयन मिलेगा मुझे Fe+2 का, तो टोटल आयन हो गए मेरे पास 5। 2 आयन अमोनियम कैटायन के, 2 आयन सल्फेट एनायन के, सल्फेट के, और मेरे पास एक आयन बनेगा Fe+2 का। ठीक है, तो टोटल आयन विल बी 5, तो आंसर आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ हीलियम एटम। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम फॉर्मूला लगेगा। आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है। आयनाइजेशन एनर्जी बस आपने याद रखना है कि एनर्जी नेगेटिव में आएगी, आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी आपकी पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, तो आंसर फॉर्मूला सेम लगेगा, -13.6 Z इफेक्टिव स्क्वायर बाई n का स्क्वायर, और अगर आयनाइजेशन एनर्जी पूछिए तो नॉर्मल 13.6 Z इफेक्टिव स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली यूज थर्मोकेमिकल डाटा इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पढ़ा था, पॉलिंग स्केल इज बेस्ड अपॉन द थर्मोकेमिकल डाटा, तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है, जनरली अमोनिया एक्ट एज लिगेंड एंड PH3 डज नॉट एक्ट एज लिगेंड। देखो, अगर अमोनिया और PH3 की बात करें तो यहाँ पे लोन पेयर दोनों के पास एक एक लोन पेयर अवेलेबल है, लेकिन अमोनिया एक अच्छा लिगेंड का काम करता है, जबकि PH3 एक अच्छा लिगेंड का काम नहीं करता। मतलब ये इसको हाइब्रिडाइजेशन में आप यूज़ नहीं करते, यहाँ पे आपका रूल अप्लाई होता है, दैट इज ड्रैगो रूल। ठीक है, और अगर आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि ड्रैगो रूल क्या होता है, कहाँ लगाते हैं, किस तरह के एलिमेंट्स में ड्रैगो रूल फॉलो होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट में है मेरे पास, इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन NO जनरली एक्ट एज कैटायन। बहुत बार पढ़ा है, बार बार बता भी रही हूँ कि जहाँ पे भी आप आयरन एज ए सेंट्रल मेटल एटम लेंगे और वहाँ पे NO लिगेंड है तो उसके ऊपर हमेशा +1 चार्ज रहेगा। तो तीनों स्टेटमेंट मेरे क्या है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर 12 बिकॉज NO3 नेगेटिव इन द कॉम्प्लेक्स एक्ट एज। देखो, सीरिक यानी कि 4D की मेटल यूज़ हो रही है मेरे पास, और हमने बोला था जहाँ पे भी मेरी मेटल 4D या 5D में जाएगी, जो मेरे नाइट्रेट हैं, कार्बोनेट हैं, सल्फेट है, ये जो मेरे लिगेंड है ये किस में चले जाएंगे, ये डाइडेंडेंट लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, दैट इज़ वाई यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो गया 12 और शेप हो गई आइकोसाहेड्रल। तो यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट देखेंगे हम, NO3 एक्ट एज ए डाइडेंडेंट लिगेंड। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है मोनोडेंडेंट लिगेंड, गलत है, नहीं काम करेगा क्योंकि 4D और 5D की मेटल है मेरे पास। ठीक है, NO3 बाइडेंडेंट लिगेंड है, ठीक है, बिल्कुल सही है।
मोनोडेंडेंट बाइडेंडेंट दोनों की तरह काम नहीं करेगा, बिहेव्स नाइदर मोनो नोर, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, अभी ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इन Na2FeCN5NO, ये क्या है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए, पेपर में गिवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na2FeCN5NO। ठीक है, तो इसमें क्या है, Fe मेटल यूज किया हुआ है, तो इसमें +1 कैटायन के फॉर्म में। तो यहाँ पे है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2, फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि FeCN5NO और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ जाएगा 2 नेगेटिव, और उसके बाद आपको पता है NO पे +1 चार्ज होगा। +1 चार्ज होने की वजह से अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट आपने क्या करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली फाइंड हो जाएगी, Fe को मानो x, और इस पे कितना चार्ज होगा, 5 -5, क्योंकि CN पे -1 है, तो ये हो जाएगा x -5 + 1 = -2। तो 5 में से 1 गया 4, तो x - 4 = -2। तो x हो जाएगा -2 + 4, कितना आ जाएगा आंसर है 2, यानी कि Fe जो है वो मेरा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। पहला स्टेटमेंट हो गया ठीक। दूसरा है, दिस हैज़ NO पॉजिटिव लीगेंड, ऑब्वियसली बात है Fe के साथ NO हमेशा NO पॉजिटिव में रहेगा। सेकेंड स्टेटमेंट भी ठीक है। ए एंड बी बोथ नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, तो आंसर आ जाएगा सी, ए एंड बी बोथ की दोनों मेरे ठीक हैं, डी मेरा आंसर नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है, फॉर ए मोनोआयनिक कॉम्प्लेक्स क्या है मेरे पास, UO2 NO3 और बाहर है 3 और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है नेगेटिव, कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर द करेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री बतानी है आपने। देखो यूरेनियम जो है वो मेरा 5D से बिलोंग करेगा, और हमें पता है जहाँ पे भी मेरी 4D या 5D आएगी वहाँ पे मेरे NO3 हो गया, कार्बोनेट हो गए, सल्फेट हो गए, वो सारे किसकी तरह, ऑक्सो एनायन किसकी तरह बिहेव करेगा, बाइडेंडेंट लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। तो NO3 बाइडेंडेंट के लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो 3 लिगेंड है, तो एक लिगेंड 2 साइड प्रोवाइड करेगा, तो 3 लिगेंड कितनी साइड प्रोवाइड करेंगे, 6, और 2 साइड किसकी तरफ से आएंगे, ऑक्सीजन की तरफ से, तो 6 + 2 दैट इज 8। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। अब 8 दो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर सी में, ए और सी में। अब क्योंकि हेक्सागोनल पिरामिडल ज्योमेट्री 8 कोऑर्डिनेशन में नहीं बनती, तो ये मेरा हो जाएगा गलत, ऑप्शन सी मेरा जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 8 कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री। ठीक है, क्योंकि a hexagonal bipyramidal geometry with 6 ligand in equatorial plane is generally obtained with ligand that form chelate that have small distance between donor atom. For example R, जैसे अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है और UO2 NO3 की पावर 3, वेयर M क्या हो सकता है आपका, चलिए इस चीज़ को हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे थोड़ा लंबा हो जाएगा। बस आपको याद ये रखना है कि अगर मेरा 8 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो मेरी हेक्सागोनल पिरामिडल ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है। ज्योमेट्री मेरी क्या होगी, यहाँ पे ज्योमेट्री हो जाएगी मेरी स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ठीक है, सो आज के लिए इतना वीडियो सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। Till then, take care, bye, stay home, stay safe. Thank you.